सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर 2026 का एग्जाम 1 जून से स्टार्ट होने वाला है और आप सभी ने भी अपनी अपनी एग्जाम डेट को चेक कर लिया होगा। तो एक बार मेरे भाई आप अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो मेरे भाई, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ में लाइव हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक बेहतरीन सी क्लास। अगर आपको आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना मेरे भाई। काफ़ी सारे बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी मेरी रहेगी। तो देखिए, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? कोई बता सकता है कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक या फिर आपका रिजर्व बैंक? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है इसका नाम है रिजर्व बैंक। आपने पढ़ा होगा ना मेरे भाई, आरबीआई। तो आरबीआई को हम क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं मेरे भाई आरबीआई के बारे में, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण मेरे भाई 1949 में आपका किया गया था। मैं आपसे बात करता हूं आरबीआई के पहले गवर्नर मेरे भाई आपके कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आप बताएंगे ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे मेरे भाई? ओसबोर्न स्मिथ थे। मैं बात करूं आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में गवर्नर कौन है आप बता देना, संजय मल्होत्रा है। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो केंद्रीय बैंक का नाम क्या है आप बता देना कि वो उसका नाम तो रिजर्व बैंक है। आइए अगला सवाल, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कोई बता सकता है मेरे भाई कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष आपका कौन होता है? तो फटाफट बताओ मेरे भाई। आप बताएंगे कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भाई देखो, मैं बात करूंगा किसके बारे में? योजना आयोग के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी आप बताएंगे? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। सर, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष मेरे भाई कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे मेरे भाई? जवाहरलाल नेहरू थे। मेरे भाई 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया आप बताएंगे? योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। कब किया? 1 जनवरी 2015 को। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष मेरे भाई कौन है आप बताएंगे कि नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है मेरे भाई, तो नाम बदला है, अध्यक्ष तब भी प्रधानमंत्री थे, अध्यक्ष अब भी प्रधानमंत्री है। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सर, प्रधानमंत्री होता है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। गंगटोक किस प्रांत की राजधानी है? कोई बता सकता है मेरे भाई आपको कि गंगटोक आपके किस प्रांत की राजधानी है? तो फटाफट बताओ मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो गंगटोक किसकी राजधानी है आप बताएंगे? ये तो हमारे सिक्किम की राजधानी है मेरे भाई। सिक्किम से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भाई बता देना, सिक्किम है। सिक्किम के मेरे भाई दर्रे एग्जाम में आएंगे कि सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा है। कौन सा मेरे भाई? नाथुला। सिक्किम में आपका मेरे भाई जलपला दर्रा भी है। कौन सा मेरे भाई? जलपला दर्रा भी कहाँ पर है मेरे भाई? हमारे सिक्किम में है। ठीक है मेरे भाई, नाथुला और जलपला दोनों कहाँ पर है? सिक्किम में। इस सिक्किम में मेरे भाई मैं बात करूंगा तो तसो लहामो झील है। कौन सी मेरे भाई? तसो लहामो झील कहां पर है आप बता देना? सिक्किम में। और इस झील से कौन सी नदी निकलती है आप बता देना? तिस्ता नदी निकलती है। तो गंगटोक किस प्रांत की राजधानी है? सिक्किम की। आओ फिर
अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? कोई बता सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1903, 1904, 1905 या 1906? तो मेरे भाई फटाफट बताएंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो आप बताएंगे राइट आंसर होगा 1906। ठीक है मेरे भाई, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। अगर मैं 1905 के बारे में बात करूंगा तो 1905 में आपका क्या हुआ था? तो आप बताएंगे कि 1905 में क्या हुआ। कोई बता सकता है मेरे भाई 1905 में क्या हुआ था? तो आप बताएंगे कि स्वदेशी आंदोलन आपका हुआ था। कौन सा मेरे भाई? स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में हुआ था। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और मेरे भाई 1905 में ही आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। किसका मेरे भाई? बंगाल का विभाजन। ये भी कब हुआ? 1905 में हुआ। क्लियर है? दोनों चीज़ याद होनी चाहिए, बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो बताएंगे मेरे भाई कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो मेरे भाई पानीपत के 3 युद्ध होते हैं। एक तो पहला युद्ध है, पानीपत का दूसरा युद्ध है और पानीपत का तीसरा युद्ध है। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा 1556 में हुआ, तीसरा 1761 में हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा? 1761। पहला हुआ किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा हुआ मेरे भाई किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा किसके बीच में हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है मेरे भाई, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो राइट आंसर होगा पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई। पानीपत कहाँ पर है? कोई बता सकता है कि पानीपत नाम की जगह कहाँ पर है? पानीपत हरियाणा में है। कहाँ पर मेरे भाई? पानीपत हरियाणा में है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसको दीन बंधु कहा जाता है? मेरे भाई याद रखना, जबरदस्त सवाल है और लगभग 95% बच्चे इस सवाल को गलत करेंगे मेरे भाई। ठीक है, दीन बंधु किसे कहा जाता है? 95% बच्चे इस सवाल को क्या करेंगे? गलत करेंगे। सर ऐसा क्या है इस सवाल में? तो बताओ मेरे भाई। चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, CF एंड्रयूज या फिर आपका AO ह्यूम। तो मेरे भाई दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? आप बताएंगे CF एंड्रयूज को जाना जाता है। किसको मेरे भाई? CF एंड्रयूज। मेरे भाई जो चित्तरंजन दास है ना, इसको देश बंधु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? देश बंधु के नाम से। तो अलग अलग है मेरे भाई। ठीक है, CF एंड्रयूज कौन है? सर ये दीन बंधु है। ठीक है, ये क्या है? दीन बंधु है। तो ये दीन बंधु है और ये देश बंधु है। इसलिए मैंने बोला था कि 95% बच्चे गलत आंसर करेंगे। सर AO ह्यूम कौन है? इसने मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? AO ह्यूम ने की। कब की? 1885 में। ठीक है, यह चीज भी याद होनी चाहिए। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कोई बता सकता है मेरे भाई कि 3 ओर से बांग्लादेश से कौन सा राज्य आपके घिरा हुआ है? तो बता सकते हैं भाई, फटाफट से बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो 3 ओर से भाई तीन को हम क्या लिखते हैं संस्कृत में? 3 को हम लिखते हैं त्रै का मतलब 3 ही होता है। तो मेरे भाई 3 ओर से कौन सा घिरा होगा? त्रिपुरा घिरा होगा। कौन सा मेरे भाई? आपका त्रिपुरा। अब मेरे भाई ये जो त्रिपुरा है इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो आप बताएंगे मुख्यमंत्री का नाम मणिक साहा है। क्या नाम है? मणिक साहा। त्रिपुरा के राज्यपाल का क्या नाम है? आप बताएंगे N इंदर सेन रेड्डी है। क्या नाम है मेरे भाई? N इंदर सेन रेड्डी। सर त्रिपुरा के मेरे भाई त्योहार वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मेरे भाई आपका गरिया पूजा है। कौन सा? गरिया पूजा। एक मेरे भाई आपका कौन सा पूजा है? सर केर पूजा। ठीक है मेरे भाई, गरिया पूजा कहाँ का है? सर त्रिपुरा का। केर पूजा कहाँ का है? सर ये भी हमारे त्रिपुरा का है। क्लियर मेरे भाई? तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक आपसे खर्ची पूजा भी पूछा जाएगा। खर्ची पूजा भी कहाँ का है? आपके त्रिपुरा का। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। कोई बता सकता है मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? मेरे भाई ध्यान से देखो कि हम 14 साल से कम के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करवा सकते, तो इसका जो ठीक है इस पर जो प्रतिबंध है वो किस अनुच्छेद में लगाया गया? अनुच्छेद नंबर 24 में। अनुच्छेद नंबर 24 में क्या बोला है कि अनुच्छेद नंबर 24 में बोला है कि हम 14 साल से कम बच्चों से कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं। क्लियर मेरे भाई? तो ये आपको याद होना चाहिए। देखो 3 आर्टिकल और याद कर लेना, एक अनुच्छेद नंबर 352 याद कर लेना, एक अनुच्छेद नंबर 356 याद कर लेना, एक अनुच्छेद 360 याद कर लेना। ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि 352 में 4 जोड़ेंगे 360 होगा, तो सॉरी 356 होगा, 356 में 4 जोड़ेंगे 360। ठीक है, तो 352, 356 और 360। अनुच्छेद नंबर 352 में क्या है आप बता देना? राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल किस में लगेगा? अनुच्छेद 352 में। मेरे भाई 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। ठीक है मेरे भाई, राष्ट्रपति शासन किस में लगेगा? अनुच्छेद 356 में। और अनुच्छेद 360 में क्या है आपका? वित्तीय आपातकाल है। कौन सा मेरे भाई? वित्तीय आपातकाल। तो तीनों अनुच्छेद याद कर लेना, अनुच्छेद 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। अगला सवाल देखो, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आंसर करेंगे। ठीक है, फटाफट बताओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो मेरे भाई सर जनहित याचिका के बारे में बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट में भी जारी कर सकते हैं, और मेरे भाई आप सुप्रीम कोर्ट में भी जारी कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में भी जारी कर सकते हैं। यानी ए और बी दोनों आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, ए और बी दोनों आंसर होगा। अब मेरे भाई एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ठीक है मेरे भाई, रिट जारी करने की शक्ति। तो कोई बता सकता है मेरे भाई कि सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति किस में है? अनुच्छेद नंबर 32 में। और भाई अगर मैं आपसे पूछूं हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति, हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति किस में है? अनुच्छेद नंबर 226 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद नंबर 32 में है, और हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 में है। अगला सवाल, सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? तो सर सम्राट अशोक के बारे में बात करेंगे। सबको पता है भाई सम्राट अशोक, इनका जो संबंध है वो मौर्य वंश से है। किससे मेरे भाई? मौर्य वंश। देखो सम्राट अशोक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सम्राट अशोक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था मेरे भाई। कौन सा आपका? कलिंग का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है भाई, 261 ईसा पूर्व में। सर सम्राट अशोक ने तो सांची का स्तूप भी बनवाया था। किसका मेरे भाई? सांची का स्तूप बनवाया था। सांची के स्तूप कहाँ पर है? सर मध्य प्रदेश में है, बेतवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी मेरे भाई? बेतवा नदी के किनारे हैं। सर सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं इनको सबसे पहले किसने पढ़ा? ठीक है मेरे भाई, शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था आप बताएंगे? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है मेरे भाई, तो सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से। सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा 261 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया, मध्य प्रदेश में है, बेतवा नदी के किनारे है। सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को भी ग्रहण कर लिया था, ये बात भी याद होनी चाहिए। ठीक है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, ये भी पता होना चाहिए। अगला सवाल है, भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? कोई बता सकता है मेरे भाई कि भोपाल गैस त्रासदी किस तारीख को हुई थी? तो यहाँ पर मेरे भाई तारीख थोड़ी सी गड़बड़ है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर तारीख थोड़ी सी गड़बड़ है। ये 4 दिसंबर को काट के आप 2 या 3 दिसंबर को, ठीक है 2 दिसंबर मिले वो भी ठीक है,
3 दिसंबर मिलेगा वो भी ठीक है। ठीक है, 2 दिसंबर 1984 मिल जाए वो भी ठीक हो जाएगा, 3 दिसंबर 1984 मिल जाए वो भी ठीक है। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 को। मेरे भाई कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव आपका हुआ था? तो आप बताएंगे कौन सी गैस थी वो? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है मेरे भाई, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। मेरे भाई कौन सी कंपनी में ये कांड हुआ था? तो आप बताएंगे कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। क्या नाम है मेरे भाई कंपनी का? यूनियन कार्बाइड नाम है। ठीक है, तो भोपाल गैस कांड कब हुआ? 2 दिसंबर 1984 को। कौन सी गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनेट का। कौन सी कंपनी में ये कांड हुआ? यूनियन कार्बाइड कंपनी में। अगला देखो, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अभी जस्ट मैंने बताया, सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला सवाल है, निम्न में से किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था? तो कोई बता सकता है मेरे भाई कि भारत छोड़ो आंदोलन मेरे भाई आपके कब हुआ था? फटाफट बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्या भारत छोड़ो आंदोलन आपके अगस्त प्रस्ताव के खत्म होने के बाद, असफल होने के बाद में आपका हुआ था? क्रिप्स मिशन, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन। तो देखो आप एक चीज़ से अंदाज़ा लगाओ, मुझे बताओ कि भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? तो सर भारत छोड़ो आंदोलन ये तो हमारे 1942 का है। तो क्रिप्स मिशन कब का है? ये भी तो 1942 का है। मतलब ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव कब का है? अगस्त प्रस्ताव तो 1940 का है मेरे भाई। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब का है? आपके 1940 का है। मैं बात करता हूं कि शिमला समझौता कब का है? तो शिमला समझौता तो मेरे भाई आपके 1945 का है। शिमला समझौता कब का है? 1945, 1972। एक सेकंड भाई, ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने दो। ठीक है, शिमला समझौता 1972 करो इसको। ठीक है, शिमला समझौता 1972 कर लो, भारत पाकिस्तान के बीच में आपका हुआ था। ठीक है मेरे भाई, शिमला समझौता 1972 भी सही है, 1945 में भी आपका शिमला समझौता। ठीक है, 1972 वाला ज़्यादा बेटर रहेगा, भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन कब का? ये तो सबको पता है, 1946 का। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब का है? 1946 का। अगला सवाल है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भाई देखो, जितने भी तुम्हारे नोट होते हैं उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के। लेकिन 1 रुपये के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के नहीं होते मेरे भाई। 1 रुपये के नोट पे तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, बाकी के जितने भी नोट है ना भाई, चाहे 10 रुपये का नोट हो, चाहे 100 रुपये का नोट हो, चाहे 2000 रुपये का नोट हो, चाहे 500 का नोट हो, ठीक है, सब नोटों पे किसके हस्ताक्षर होते हैं मेरे भाई? आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। लेकिन 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सबको पता है मेरे भाई, भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। किसको मेरे भाई? आपके कालिदास को कहते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कालिदास ने कौन कौन सी बुक आपके लिखी थी? कोई बता सकता है मेरे भाई कि कालिदास की बुक आपकी कौन कौन सी है? तो आप बताएंगे कालिदास ने मेरे भाई आपका मेघदूत लिखा था। कौन सा मेरे भाई? मेघदूत। कालिदास ने रघुवंशम आपका लिखा था। कालिदास ने मेरे भाई आपके कुमार संभव लिखा था। कौन सा मेरे भाई? कुमार संभव। ठीक है, मेघदूत हो गया, रघुवंशम हो गया, कुमार संभव हो गया। एक मेरे भाई इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखा था। कौन सा मेरे भाई? अभिज्ञान शाकुंतलम भी इन्होंने लिखा था। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोलते हैं। इन्होंने मेघदूत लिखा, रघुवंशम लिखा, कुमार संभव लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम इन्होंने लिखा है। आओ भाई अगला सवाल, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। रेलवे सिग्नल को पार करने में वह कितना समय लेगी? तो मेरे भाई बात तो देखो, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो किस में दी हुई है? मीटर में। आंसर हमको जो चाहिए किस में चाहिए? सेकंड में। लेकिन मेरे भाई जो इसकी चाल है वो किस में दी हुई है? किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। तो सबसे पहले तो मेरे भाई चाल को चेंज करो मेरे भाई। ये जो चाल है कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन हमको किलोमीटर पर आवर से मतलब ही नहीं है, हमको तो मीटर में चाहिए और सेकंड में चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर को जब मीटर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं मेरे भाई। तो ठीक है, 18 पंजो 90, तो 5 × 5 कितना होता है मेरे भाई? 25। तो चाल कितनी हो गई?
25 मीटर पर सेकंड। तो मेरे भाई समय पूछा है, समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। समय क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 150, चाल कितनी है 25, तो 25 6 का 150। यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 सेकंड तुम्हारे सवाल का आंसर होगा, बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ब्रजेश, उमेश तथा सुरेश एक काम को 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करने पे वो कितना समय लेंगे। तो मेरे भाई एक तरफ तुम्हारा ब्रजेश है, एक तरफ उमेश है, एक तरफ सुरेश है। ये करता है 12 दिन में, ये करता है 15 दिन में और ये करता है 20 दिन में। तीनों का एलसीएम होगा मेरे भाई 60, क्योंकि 60 में 12 का भी भाग जाता है, 15 का भी और 20 का भी। तो 12 पंजो 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। तो तीनों काम करेंगे मेरे भाई एक साथ मिलके, तो 5 और 4 9 और 3 12। तीनों मिलकर कितना काम करेंगे 12 काम। मेरे भाई 5 काम ये करेगा, 4 काम ये करेगा, 3 काम ये करेगा। तो 5 और 4 9 और 3 12 और टोटल काम कितना है 60। तो मेरे भाई 12 पंजो 60। 5 दिन तुम्हारे सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगला सवाल। एक माली ने 7225 पौधे इस प्रकार रोपे कि पंक्तियां उतनी ही हैं जितनी की प्रत्येक पंक्ति में पौधे हैं। कितनी पंक्तियां होंगी। तो मेरे भाई देखो सवाल ये बोलना चाह रहा है कि मेरे भाई जितनी पंक्ति है ना उतने ही पौधे हैं। जैसे कि मैं तुमसे बोलूं मेरे भाई 3 पंक्ति है तो प्रत्येक पंक्ति में 3 ही पौधे होंगे, 1 2 और 3, इसमें भी 1 2 और 3, इसमें भी 1 2 और 3। तो टोटल पौधे कितने हो गए। आप बोलेंगे सर 3 इसमें है पौधे, 3 इसमें और 3 इसमें, तो कितने पौधे हो गए 9 पौधे हो गए। उसी तरीके से मैं तुमसे बोलूँ मेरे भाई 5 पंक्ति है, 2 3 4 5 और सब में 5 पौधे हैं। इसमें भी 5 पौधे, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें 5 और इसमें 5। तो कितने पौधे हो गए 5 10 15 20 25। तो टोटल पौधे कितने हो गए 25 हो गए। यानी यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है, यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसका रूट लगा दूं तो अंडर रूट में 9 हो जाएगा 3, तो पंक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी 3 आ गई। देख लो अगर मैं इसके ऊपर रूट लगा दूं तो पंक्तियों की देखो अंडर रूट 25 के तो 5 होता है। पंक्तियों की संख्या देखो, एक पंक्ति 2 3 4 5 पंक्ति होगी। तो उसी तरीके से मेरे भाई तुमको पंक्तियां निकालनी है तो इसके ऊपर रूट लगा दो, अंडर रूट 72 25। तो 7225 किसका रूट होता है। आप बोलेंगे लास्ट में 25 है तो 5 तो आएगा ही आएगा। तो ये ऑप्शन भी सॉरी सब में 5 है मेरे भाई, और 72 है तो 8 नाम का 72 यानी कि मेरे भाई 85। तो राइट आंसर इसका 85 हो, क्योंकि मेरे भाई 85 गुणा 85 कितना होता है सर 7225 होता है। क्लियर मेरे भाई। तो देखो जब भी किसी चीज़ का जिसके लास्ट में 5 हो, अगर उसका तुमको स्क्वायर निकालना हो ना तो सिंपल सा तरीका ये है, जैसे मान तुमको 15 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, और 1 के बाद में 2 आता है तो 2 एकम 2 225 हो जाएगा। उसी तरीके से मान तुमको 25 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में 5 है 25 तो आएगा ही आएगा। 2 के बाद में तो 3, तो 3 दूना हो गया 6, तो 25 का स्क्वायर 625 हो गया। मैं तुमसे बोल भाई 35 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो लास्ट में 5 है 25 तो आएगा ही आएगा। 3 के बाद में आता है 4, तो 4 तिया 12 1225 होगा। उसी तरीके से यहाँ पर 85 है तो 85 का स्क्वायर क्या होगा, लास्ट में 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा। 8 के बाद में 9 9 8 का 72 तो हो गया 7225, इसलिए मैंने बोला कि 85 आंसर होगा। तो ये थी आज की क्लास, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।